बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने जी पॉलिटिकल मैप देखना है यूरोप का, और साथ में हम फिज़िकल मैप भी देखेंगे। मीन के कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल है इसमें। मैं कोशिश करूँगी कि इसको एक लेक्चर में कवर करूँ, लेकिन एक लेक्चर में आई थिंक ये कवर होगा नहीं, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, क्योंकि मैं तो कवर करवाने में करवा दूँगी, लेकिन फिर याद तो आप लोगों ने करना है और आप लोगों को टाइम चाहिए होगा। चीज़ों को याद करने में टाइम लगता है, तो जितना मैं आप लोगों को करवाऊँगी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से लर्न करें, अच्छे से मेमोराइज़ करें, ताकि जो है आप लोगों को याद हो जाए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की आप लोगों को बात बताऊँ तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब हम मैप के थ्रू पढ़ रहे होते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि स्टार्टिंग में आपको टफ़ लगेगा, हो सकता है, लेकिन मैप से पढ़ना जो है बिल्कुल भी टफ़ नहीं होता। अगर आप लोग मैप को अपने माइंड में रख के और चीज़ों को याद करते हैं तो फिर कभी भी टफ़ नहीं लगेगा आपको। मैप को आप लोग जो है ना 2-3 बार अपने हाथ से खुद ड्रा किया करें, बार-बार प्रैक्टिस किया करें। फिर जब आप बार-बार करते हैं प्रैक्टिस, तो वो चीज़ आपके माइंड में नक्श हो जाती है। ख़ास तौर पे पिक्चर्स वगैरह जो विजुअल चीज़ें होती हैं, हमारा माइंड उनको बहुत देर तक याद रख सकता है, बजाय इसके कि हम लोग रट्टा लगाते रहें। और इसके अलावा भी कुछ मेरे माइंड में आ रहा था। थोड़ा थोड़ा करके आपके लेक्चर्स होते जाएंगे ना, तो आप साथ साथ याद करते जाएंगे। फिर जब आपका सेशन कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आप फिर रिवाइज़ करेंगे, फिर रिवाइज़ करेंगे, फिर रिवाइज़ करेंगे। स्टार्टिंग में आपको एक एक लेक्चर पे घंटा घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे याद करने में। फिर आप जब रिवाइज़ करेंगे थॉरोली सारे सिलेबस को एक साथ, तो हो सकता है कि मीन कि जब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आपको 1 घंटे में सारा सिलेबस कवर करने में भी मुश्किल नहीं होगी। मीन 1 घंटे में आप सिलेबस कवर कर लेंगे, और फिर आप इस हद तक एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला पेपर से पहले तक, कि आप 15 मिनट्स में भी रिवाइज़ कर सकते हैं चीज़ें। बस टेस्ट अटैम्प्ट किया करें लाजमी, जो वीकली टेस्ट होता है। अगर आप लोग टेस्ट अटैम्प्ट करते रहेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मीन आपको समझ आएगी कि कौन सी चीज़ आपकी वीक है, कौन सा एरिया जो है उस पर ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक बातें बहुत हो गई हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा मैप दिखा देती हूँ। यहाँ से हमारा ये मैप स्टार्ट हो रहा है नॉर्वे से, और ये आप लोगों को ऐसे लगेगा कि किसी कोई जानवर की तस्वीर है, जिसमें ये ऊपर इसका सर है, फिर गर्दन है, फिर उसके नीचे पूरा उसका धड़ है, फिर नीचे 4 टांगें आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से, वैसे अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे ना, तो नक्शे में आपको ऐसी पिक नहीं नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इस तरह से पिक बना के चीज़ों को याद करेंगे तो आसानी होगी आपको। मीन के उस तरह जो है वैसे नक्शे को बेढंगम सा याद करना वो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह आप लोग करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मुश्किल नहीं होगी। तो कंट्रीज़ देखें तो इसमें जी हमारे पास टोटल 44 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके भी बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे हैं। ये आपके पास जी नॉर्वे है, नॉर्वे के साथ नीचे स्वीडन है, स्वीडन के साथ ये फ़िनलैंड कंट्री है, फ़िनलैंड के थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, और नीचे जो है ये इस्टोनिया है, नेक्स्ट जो है वो लैटविया है, नेक्स्ट जो है जी लिथुआनिया है, फिर बल्गेरस है, पोलैंड है यहाँ पे, ये वाला एरिया। उसके बाद नीचे चलें तो ऊपर भी एक आपको जज़ीरा नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये आइसलैंड है, ठीक है। वर्ड ऑफ इसको कहा जाता है फायर एंड आइस, आई थिंक। बाकी जो है वो नोट्स में आप लोगों को क्लियर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, एक तो जो ओशन यहाँ से इस साइड पे पड़ता है, ये वाला इस साइड पे जो ओशन है ना वो आर्कटिक ओशन है, और ये नॉर्थ साइड पे, ठीक है। और ये जो ओशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, मीन कि वो इक्वेटर से काफ़ी दूर हो जाता है ना, तो इस वजह से ये यहाँ पे यूँ समझें कि बर्फ़ जमी रहती है। तो इस वजह से इस एरिया को, इस आइलैंड को आइसलैंड कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वोल्केनोज़ हैं, मीन के लावा वगैरह निकलता रहता है, तो इस वजह से इसको फायर प्लेस भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जी हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्री है ये है जी बेलारूस है, फिर यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ नीचे रोमानिया है, रोमानिया के साथ बल्गारिया है, और उसके नीचे बल्गारिया के नीचे है इस्तंबुल है, जो कि टर्की का पार्ट है। जो 5% टर्की है वो यूरोप में आ जाता है, और हमने पढ़ा था कि बाकी जो है 95% वो इस साइड पे एशिया में आ जाता है। एशिया के साथ ये कनेक्टेड है, और दरमियान में जो है वो एक स्ट्रेट बनती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको एक आइलैंड नज़र आ रहा है छोटा सा, ये साइप्रस आइलैंड है, जिसको कब्रस का जजीरा कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, अक्सर BPSC के पेपर्स में आ जाता है। और ये जो टोटल है ना स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंट यूरोप, ये इसको हम यूँ कह सकते हैं, जजीरा नुमा कह सकते
सकते हैं, मीन के पेनिनसुला कह सकते हैं इसको हम, और इसको कहा जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलस, मतलब कि जजीरा नुमा ही है ये, क्योंकि यहाँ से जो है ना इसके साथ रशिया कनेक्टेड है। मीन के जो हमारा कॉन्टिनेंट एशिया है वो इसके एक साइड पे कनेक्टेड है। और हम अगर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन देखें तो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये होती है कि खुश्की का एक बहुत बड़ा कत्ता होता है जिसको हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ हो। लेकिन जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। मीन के उसके 3 साइडों पे तो वाटर है, इस साइड पे भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, लेकिन इस साइड पे वाटर नहीं है, बल्कि इस साइड से वो लैंड के साथ कनेक्टेड है, मीन के कॉन्टिनेंट एशिया के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक पेनिनसुला है बजाय इसके कि ये एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी इसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और यूरोप और एशिया को इकट्ठा जो है वो यूरेशिया भी कहा जाता है। मीन के इसको जो है समटाइम इकट्ठा ही एक कॉन्टिनेंट कहा जाता है, दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के। चलें जी, नेक्स्ट हम कंट्रीज़ देखें तो यहाँ पे पोलैंड है, यहाँ पे स्लोवाकिया है, नेक्स्ट हंगरी है, और हंगरी के साथ इस साइड पे ज़ेक रिपब्लिक है। सी इसमें साइलेंट है तो CZECH है, लेकिन इसको हम ज़ेक रिपब्लिक पढ़ेंगे। ऊपर यहाँ पे जर्मनी है, और ये जो इस जानवर की दुम है ये डेनमार्क है। इस साइड पे नीदरलैंड है, और उसके साथ जी लग्जमबर्ग है यहाँ पे, और नीचे एक कंट्री है बेल्जियम, बेल्जियम के साथ फ्रांस है, फ्रांस के साथ यहाँ पे मैंने S लिखा है, और इसका नाम है जी स्विट्ज़रलैंड, ये वाली कंट्री। और यहाँ पे एक और सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये लेस्टेनटीन सिटी सॉरी कंट्री है, और ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। लेचस्टीन पढ़ लें, इसको कुछ भी पढ़ लें। उसके साथ ऊपर जो है वो ऑस्ट्रिया है कंट्री, और ये इसकी जो भी मेन बॉडी है उसमें तो सारी कंट्रीज़ हमने देख ली ये सारी। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जी जो दूसरी टांग है इसकी, इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। इन 9 के नेम जो है वो मैंने नीचे तरतीब में लिख दिए हैं, यहाँ पे आप देखें तो जी यहाँ पे है सबसे पहले जो ऊपर है वो है स्लोवाइना, फिर है क्रोएशिया, फिर बोस्निया है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, फिर कोसोवो है, उसके बाद मैसिडोनिया है, अल्बानिया एंड ग्रीस। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं इस वाली टांग के अंदर, ये जो हमने नक्शा बनाया है। और ग्रीस जो है उसको उर्दू में यूनान कहा जाता है। और ये जो हमारे पास है इसकी ये जो एरिया है इसमें ये जो सारी कंट्रीज़ आ रही हैं इसको बाल्कन पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि ये जो सारी कंट्रीज़ हमने देखी हैं इन सब कंट्रीज़ को क्या कहा जाता है, बाल्कन पेनिनसुला। उसके बाद जो दूसरा पेनिनसुला है इसको इटालियन पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि इसमें इटली आ जाता है। रोमन पेनिनसुला भी इसका दूसरा नाम है। इसका तीसरा नाम जो है वो अपेनाइन पेनिनसुला है, और चौथा नाम जो इसका है वो है बूट ऑफ यूरोप, मतलब बूट की तरह, शू की तरह, एक जूते की तरह की इसकी शेप है इस तरह। तो ये जो है बूट ऑफ यूरोप भी इसे कहा जाता है। और इसमें 3 कंट्रीज़ बेसिकली आ जाती हैं, इटली, वेटिकन सिटी एंड सैन मेरिनो। ठीक है, ये टोटल 3 कंट्रीज़ जो हैं इनको इटालियन पेनिनसुला या रोमन पेनिनसुला या फिर एपेनाइन पेनिनसुला कहा जाता है, या फिर बूट ऑफ यूरोप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे एक और छोटा सा जजीरा है इसके साथ ही, जिसको कहा जाता है सिसिली आइलैंड। उसके बाद नेक्स्ट एरिया में आएँ तो यहाँ पे आपके पास जिब्राल्टार है, उसके साथ पुर्तगाल है, और फिर स्पेन है ऊपर। ठीक है, ये पुर्तगाल है इस साइड पे और इस साइड पे स्पेन है। और ये वाला एरिया जो है ये फ्रांस के अंडर ही आ जाता है, फ्रांस का ये एरिया है जो मैंने अलग से बना दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 कंट्रीज नज़र आ रही हैं, ऊपर स्कॉटलैंड है, इस साइड पे इंग्लैंड है, ये वेल्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिवीज़न नज़र आ रही है 2, एक जो है वो नॉर्थ आयरलैंड है और नीचे वाला जो है ये साउथ आयरलैंड है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कंट्रीज़। इसके बाद रशिया की बात करें तो रशिया जो है वो यूरोप में 25% आ जाता है, और बाकी सारा 75% जो इसका पार्ट है एरिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाता है। आई थिंक सारे कंट्रीज़ हमने देख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इनके कैपिटल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स कैपिटल्स आप लोगों ने सारे नहीं करने, जो मैंने टिक किए हुए हैं जस्ट यही कर लें। अल्बानिया का कैपिटल जो है वो तिराना है, और उसके बाद ऑस्ट्रिया का कैपिटल वीना है, और बेलारस जो है उसका कैपिटल मिन्स्क है। नेक्स्ट बेल्जियम है, बेल्जियम का ब्रुसलस है, और बोस्निया जो है उसका सराजेवो है। ये नहीं करना बोस्निया वाला, ये बुल्गारस वाला कर लेना है, सोफिया इसका कैपिटल है बुल्गारस का। और उसके बाद जी क्रोएशिया है, ज़ाग्रेब इसका कैपिटल है, और डेनमार्क का कोपेनहेगन है।
नेक्स्ट फिनलैंड है, फिनलैंड का हेलसिंकी है, और फ्रांस का पेरिस, जर्मनी बर्लिन, ग्रीस एथेंस, और उसके बाद जी हंगरी है, हंगरी का ब्यूडापेस्ट है, ब्यूडापेस्ट हंगरी, और आइसलैंड जो है उसका रेकजाविक है, और उसके बाद इटली का रोम है। नेक्स्ट जी आ जाता है लिechtenstein, इसका लिechtenstein का वदूज़ है कैपिटल लिechtenstein का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है नॉर्वे का, ओस्लो है, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, और स्वीडन का स्टॉकहोल्म है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है। यूक्रेन का कीव है, आल्सो नॉन एज कीव, मतलब स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। वेटिकन सिटी जो है उसका वेटिकन सिटी ही है। और जो वेटिकन सिटी है ना, यहाँ पे क्रिश्चियन पॉप्स रहते हैं मोस्टली, और तकरीबन जस्ट 1000 लोग ही रहते हैं यहाँ पे, आबादी बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो है ना यूरोप का सबसे छोटा कंट्री है, ठीक है, सबसे छोटा कंट्री है। और ये कंट्री के अंदर कंट्री है, मीन के इटली के अंदर ये और सैन मेरिनो जो है, ये दो कंट्रीज़ जो हैं, एक कंट्री एक और कंट्री के अंदर हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कंट्री विद इन अ कंट्री, ठीक है, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी जो है वो यूरोप का सबसे छोटा कंट्री है, ठीक है। उसके बाद जी हम फिज़िकल मैप की तरफ आते हैं। तो फिज़िकल मैप में अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है ना, यहाँ पे जो मैंने फिज़िकल मैप बनाया ना, इसमें वाटर बॉडीज़ और स्ट्रेट्स बेसिकली यहाँ पे मैंने दिखाई हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिखाया। यहाँ पे देखें तो ये जो आपको एक जिग जैग सी लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्वे है इसकी ज़मीन कटी फटी है, क्योंकि इधर से इसे समंदर लग रहा है, तो पानी जो है उसके साथ टच करता रहता है, तो पानी की शिद्दत की वजह से, लहरों की वजह से जो है ना, यहाँ पे इसकी ज़मीन जो है वो कटी फटी सी है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जी हम बात करें सीज़ देखें यहाँ पे वाटर बॉडीज़ में, तो हमारे पास जो फिनलैंड के साथ इस साइड पे है, मीन के ईस्ट साइड पे, फिनलैंड की ईस्ट साइड पे जो सी है वो वाइट सी है, ठीक है। और इस साइड पे जो है वेस्ट साइड पे जो है स्वीडन के साथ नॉर्वे और फिनलैंड की वेस्ट साइड पे जो सी है वो बाल्टिक सी है, ठीक है। और इसके अलावा बाल्टिक सी के ऊपर जो है थोड़ा सा वो मीन के आइसलैंड और नॉर्वे के दरमियान में जो सी हो जाता है ना, उसको कहते हैं नॉर्वियन सी, नॉर्वियन सी, ठीक है। यहाँ पे जो सी है वो नॉर्वियन सी है। और उसके बाद सी देखें हम तो यहाँ पे नॉर्थ सी है, डेनमार्क और नॉर्थन आयरलैंड के साथ दरमियान जो आ जाता है ना, वो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट सी हम देखें, यहाँ पे हम देखें अगर नीचे इस साइड पे रशिया है ना, और रशिया के साथ यहाँ पे ये ब्लैक सी है, और यहाँ से जो है ये यूरोप की कुछ कंट्रीज़ भी इसके साथ टच कर रही हैं, इधर से कुछ और कंट्रीज़ भी टच करती हैं, वो भी हमने देखा था, ये ब्लैक सी हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये एड्रियाटिक सी है, ये जो हमने 9 कंट्रीज़ देखी हैं उनके साथ, और ये इटली के साथ ये एड्रियाटिक सी यहाँ पे है। एड्रियाटिक सी के थोड़ा सा नीचे अगर हम देखें तो आयोनियन सी है, आयोनियन सी, ठीक है, ये वाला जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है। और इस साइड पे हम देखें तो यहाँ पे एजेंसी है, एजेंसी ग्रीस और ये इस्तांबुल के दरमियान में, ग्रीस और इस्तांबुल के दरमियान में जो है वो एजेंसी है। और उसके साथ इस साइड पे ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये आयोनियन सी है। और इसके अलावा यहाँ पे हम जो बोट ऑफ यूरोप है, बोट ऑफ यूरोप के साथ जो है ना ऊपर की तरफ जो हो जाता है ये टर्बेनियन सी है। और बल्कि सॉरी ये ट्रेनियन सी है, TYRRHENIAN, ट्रेनियन सी, ट्रेनियन सी है। और इसके अलावा ट्रेनियन सी से जो ऊपर है ये है एल्बोरान सी, यहाँ पे एल्बोरान सी है। और एल्बोरान सी के साथ ही यहाँ पे लिगरियन सी है, लाइगोरियन सी या लिगोरियन सी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके साथ ऊपर जी बॉलियोसिक सी है यहाँ पे ऊपर। लेकिन इतने ज़्यादा सीज़ को अगर आप लोग याद नहीं रख सकते तो मेन सीज़ को आपने लाजमी याद रख लेना है। एक ये ब्लैक सी, दूसरा यहाँ पे नीचे की तरफ मेडिटेरेनियन सी है। और ये मेडिटेरेनियन सी का जो वाटर है जो अंदर की तरफ जब चला जाता है ना, तो यहाँ से जो है ये छोटे छोटे सीज़ बन जाते हैं जिनको डिफरेंट नेम दिए जाते हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, ऊपर एक वाइट सी है। और वाइट सी के इस साइड पे हम देखें तो बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जी यहाँ पे इस साइड पे हो जाता है
अटलांटिक ओशन हो जाता है, ऊपर की तरफ जो है वो हमारे पास आर्कटिक ओशन हो जाता है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन हो जाता है और मीन के नॉर्थ साइड पे, और ये वेस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन हो जाता है, और नीचे की तरफ भी हमारे पास अटलांटिक ओशन हो जाता है। अटलांटिक ओशन से ही फिर मेडिटेरेनियन सी बन जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा आई थिंक ये सीज़ जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जो जिब्रल्टार और इसके अलावा मोरक्को के दरमियान में जो स्ट्रेट बन रही है, इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार या फिर जिब्रल्टार स्ट्रेट कहा जाता है। की टू मेडिटेरेनियन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इससे गुजर के फिर मीन के ये मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करने के लिए जो रास्ता है यहाँ पे मोरक्को और ग्रीस के जिब्रल्टार के दरमियान में, तो इस वजह से इसे की टू मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, जिब्रल्टार स्ट्रेट को। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल यहाँ पे है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक और कंसेप्ट क्लियर कर लें कि ये वाला जो एरिया है ये नॉर्थ आयरलैंड और इसके साथ जो है ये स्कॉटलैंड, वेल्स और ये इंग्लैंड वाली, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इनको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम आइलैंड। यूनाइटेड किंगडम आइलैंड कौन सी कंट्रीज़ को कहा जाता है ये अच्छी तरह याद करना है। और इसके अलावा ये जो सारे हैं, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनको इकट्ठा ब्रिटेन कहा जाता है, ब्रिटेन। ठीक है, ये आगे नोट्स में जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा जी, सीज़ हो गए और ओशंस हमने देख लिए, सीज़ देख लिए, और स्ट्रेट्स में हमने एक तो इंग्लिश चैनल देख लें। यहाँ पे ये जो यूनाइटेड किंगडम आइलैंड है और इसके साथ ये जो मेन लैंड है यूरोप की, इनके दरमियान में ये जो एक बड़ा सा पानी का रास्ता बन रहा है, इसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। चैनल जो है ना वो स्ट्रेट से, जो स्ट्रेट की बड़ी फॉर्म होती है उसको हम चैनल कहते हैं। मीन स्ट्रेट से जो बड़ा पानी का रास्ता हो जो कि 2 मेन वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करे और 2 लैंड बॉडीज़ को सेपरेट करे, उसको हम चैनल कहेंगे, स्ट्रेट से बड़ा रास्ता, और इसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है, लार्ज फॉर्म ऑफ स्ट्रेट्स, ये मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेट्स हम देखें तो यहाँ पे जो है स्ट्रेट्स के अलावा गल्फ़ देखें तो यहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड और ये फ़िनलैंड के दरमियान में, स्वीडन और फ़िनलैंड के दरमियान में जो गल्फ़ बन रही है इसको गल्फ़ ऑफ बोथनिया कहा जाता है। अच्छा जी, गल्फ़ मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो गल्फ़ है ये फ़िनलैंड और स्वीडन के दरमियान में ये गल्फ़ ऑफ बोथनिया है। और यहाँ पे एक गल्फ़ बनती है जिसे गल्फ़ ऑफ फ़िनलैंड कहते हैं, जो फ़िनलैंड के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे जो हमारे पास हैं कंट्रीज़, इनके साथ जो गल्फ़ बनती है ये इन 3 कंट्रीज़ के साथ और इधर से पोलैंड के साथ, इस गल्फ़ को कहा जाता है गल्फ़ ऑफ रीगा। यहाँ पे ये 3 गल्फ़ याद रखें अच्छी तरह, इनकी लोकेशन याद रखें, कौन सी साइड पे हैं, क्या डायरेक्शन है। और इसके अलावा जी यहाँ पे जो है ना हमारे पास गल्फ़ नहीं बल्कि एक बे बनती है जिसका नाम है बे ऑफ बिस्के। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकी, मैं आपको बता देती हूँ, बे ऑफ बिस्के, BISCAY। ठीक है, बे ऑफ बिस्के, ये वाली जगह जो है ये बे ऑफ बिस्के है। 3 गल्फ़ देख ली हमने, एक बे देख ली, एक इंग्लिश चैनल हमने देखा, ये वाला इंग्लिश चैनल जहाँ पे जो है वो जो कि किसके दरमियान में है, ये आपके पास जी यूनाइटेड किंगडम आइलैंड और मेन बॉडी जो है यूरोप की उसके दरमियान में इंग्लिश चैनल है। और इंग्लिश चैनल वाला वो वाला पार्ट जो यहाँ पे थोड़ा सा तंग हो जाता है, यहाँ पे हम देखें तो पानी का ये रास्ता थोड़ा तंग हो जाता है, इसको कहा जाता है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट है ये। इंग्लिश चैनल देखा, डोवर स्ट्रेट देखी हमने, और इसके अलावा यहाँ पे एक जिब्रल्टार स्ट्रेट देखी है। ऊपर 3 हमने गल्फ़ देखी हैं और एक हमने बे देख ली है। इसके अलावा जी सी भी सारे देख लिए हैं, ओशंस भी देख लिए हैं। तो यहाँ से आई थिंक वाटर बॉडीज़ वाला जो है वो कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें फिज़िकल मैप में, यहाँ पे मैंने माउंटेन्स मेंशन किए हुए हैं। तो माउंटेन्स में जब हमने रशिया को स्टडी किया था तो रशिया में हमने देखा था यूराल माउंटेन रेंज। उराल माउंटेन रेंज जो है वो रशिया को 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर देती है। एक पार्ट जो कि यूरोप में आ जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो इस साइड से एशिया में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्ट है रशिया का इस साइड पे, यूरोप वाली साइड पे, वो जस्ट 25% है और बाकी का जो 75% है इसका वो एशिया में आ जाता है, यूरोप का पार्ट। और ये जो उराल माउंटेन रेंज है ये रशिया को और मीन के यूरोप को और एशिया को आपस में सेपरेट कर रही है ये माउंटेन रेंज। इसके अलावा एक माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है नॉर्वे और स्वीडन के दरमियान में। ये वाली जो माउंटेन रेंज है इसको स्कैंडिनेवियन माउंटेन कहा जाता है। और जिस स्कैंडिनेवियन माउंटेन की वजह से ये जो आपके पास कंट्रीज़ आ जाती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड
और यहाँ से ये डेनमार्क, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ना, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखें कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी की वजह से ये साइड, इस साइड वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये इनको कहा जाता है बाल्टिक स्टेट्स। उसके बाद हम देख रहे थे माउंटेन, एक उराल माउंटेन रेंज और दूसरा जो है वो हमने स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स देखे हैं। उसके बाद हम इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे ये जर्मनी के साथ और जैसे बाकी कुछ कंट्रीज़ में से गुजरते हुए एक माउंटेन रेंज जा रही है जिसको कहते हैं एल्प्स माउंटेन रेंज। ठीक है, इसका भी याद रखें कि यहाँ ये कहाँ पे है, एल्प्स माउंटेन रेंज। और उसके बाद है नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, एल्प्स माउंटेन के बाद जी यहाँ पे हमारे पास जो माउंटेन आ जाते हैं, ये इटालियन पेनिनसुला जो है, इसके अंदर जो माउंटेन है इनका नेम है जी एपिनाइन माउंटेन, और इसी वजह से इसको एपिनाइन पेनिनसुला भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने AP लिखा है, यहाँ स्पेलिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा। एपिनाइन माउंटेन, APENNINE, एपिनाइन माउंटेन। ठीक है, ये एपिनाइन माउंटेन है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट था पेनिनसुला, उसके अंदर यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आपको नज़र आ रही है जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है। यहाँ पे D लिखा हुआ है, D से जी डिनेरिक माउंटेन, डिनेरिक एल्प माउंटेन इसका नेम है, DINARIC, डिनेरिक एल्प ALP माउंटेन। ठीक है, डिनेरिक एल्प माउंटेन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें डिनेरिक एल्प माउंटेन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये है हमारे पास बैल्कन पेनिनसुला में। ठीक है, यहाँ पे जो 8-9 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट माउंटेन देखें हम तो यहाँ से एक माउंटेन रेंज है ये वाली है बैल्कन माउंटेन। ठीक है, बैल्कन माउंटेन है और ये बैल्कन पेनिनसुला के अंदर से इस साइड पे जा रही है, दूसरी तरफ बैल्कन माउंटेन है। और नेक्स्ट नीचे जो है एक आपको माउंटेन नज़र आ रहा है, ये वाली जो माउंटेन्स हैं ये प्रेजेंट हैं ग्रीस के अंदर, और इसका नाम है ओलंपिक माउंटेन, ओलंपिक माउंटेन। और स्पेलिंग जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, OLYMPIC, ओलंपिक माउंटेन। ओलंपिक माउंटेन के बाद हम देखें तो यहाँ पे एक माउंटेन है आपको जिब्राल्टार माउंटेन नज़र आ रहा है, यहाँ पे पूरे स्पेलिंग लिखे हुए हैं, जिब्राल्टार माउंटेन। और नेक्स्ट इस साइड पे जी हमारे पास आ जाता है ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के ऊपर एक माउंटेन है, इसका नेम भी आप लोग नोट कर लें, इसका नेम है PYRENEES, पायरेनीज़ माउंटेन। पायरेनीज़ माउंटेन जो है वो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। पायरेनीज़ माउंटेन के बाद यहाँ पे एल्प्स माउंटेन हमने देख लिए, और उसके बाद आई थिंक सारे माउंटेन हो गए। यहाँ पे हमने ओलंपिक माउंटेन, जिब्राल्टार माउंटेन, और यहाँ पे एपिनाइन माउंटेन हो गया, डिनेरिक एल्प्स माउंटेन और पायरेनीज़ माउंटेन, एल्प्स माउंटेन। एक माउंटेन रह गया आई थिंक, ये जो है हमारे पास ये माउंटेन, ये स्टार्ट होगा यहाँ से जैक रिपब्लिक से होता हुआ रोमानिया तक है ये माउंटेन, और इसका नेम है कैरपैथियन माउंटेन, KARPATHIAN, कैरपैथियन माउंटेन। कैरपैथियन माउंटेन है यहाँ पे प्रेजेंट। और ऊपर स्कैंडिनेवियन माउंटेन हमने देख लिया और उराल माउंटेन भी देख लिए, तो ये टोटल यहाँ के पे माउंटेन्स हैं। उसके बाद माउंटेन्स के बाद हम देखें तो यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने रिवर्स देखने हैं। रिवर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर आपको एक रिवर नज़र आ रहा है, थैम्स रिवर। थैम्स रिवर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो कि ये UK पेनिनसुला और मेन बॉडी जो है यूरोप की, इसके दरमियान में है थैम्स रिवर, और थैम्स रिवर के साथ लंदन प्रेजेंट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस साइड पे आपको एक रिवर नज़र आ रहा है वोल्गा रिवर, ये यहाँ से होता हुआ ब्लैक सी में जाके गिरता है। ये वाला जो है ये यूरोप के साथ ही मीन के रशिया में आ जाते हैं ये रिवर, ये डॉन रिवर है। और ये वाला जो रिवर है नेक्स्ट यहाँ से जा रहा है ये नाइपर रिवर है, D से स्पेलिंग इसके स्टार्ट हो रहे हैं, DNIPER, नाइपर रिवर इसको पढ़ेंगे। और नाइपर रिवर के साथ इसके अलावा यूक्रेन से स्टार्ट हो रहा है एक, और यहाँ पे ब्लैक सी में जाके गिर रहा है, इसका नाम है नाइस्टर रिवर, DNIESTER, नाइस्टर रिवर है। और नाइस्टर रिवर के अलावा यहाँ पे इस साइड पे अगर हम आ जाएँ तो ये जर्मनी में से और जर्मनी के साथ जी ऑस्ट्रिया में से होता हुआ, हंगरी में से होता हुआ और
उसके बाद नेक्स्ट हंगरी के साथ जो नेक्स्ट कंट्री है स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया के बाद रोमानिया की तरफ जाके और ब्लैक सी में गिर जाता है। ये वाला जो रिवर है इसका नाम है डेन्यूब रिवर, डेन्यूब रिवर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे जर्मनी के अंदर ही एक और रिवर आ जाता है एल्ब रिवर, ELBE, एल्ब रिवर है। और एल्ब रिवर के साथ जो है पोलैंड के अंदर ये ऑडर रिवर है, ODER, ऑडर रिवर। और जर्मनी में एक और रिवर है राइन रिवर, RHINE, राइन रिवर। और जर्मनी के बाद नीचे आ जाएं फ्रांस में, तो फ्रांस में हमारे पास सीन रिवर है, SEINE, सीन रिवर। और दूसरा रिवर जो है उसका नेम यहाँ पे लिखा है लॉरे रिवर, LOIRE, लॉरे रिवर। और तीसरा रिवर यहाँ पे बनाया हुआ है रोन रिवर, RHONE, रोन रिवर। ठीक है। और यहाँ से फ्रांस से होता हुआ एक रिवर इस साइड पे जाता है जिसका नाम है पो रिवर, PO, पो रिवर, पो रिवर है। इसके बाद यहाँ पे एक और रिवर आप लोगों को नज़र आ रहा है जिसका नाम है टाइबर रिवर। और यहाँ पे रोम सिटी भी है, इटली की जो रोम सिटी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इधर इस साइड पे हम लोग देखें तो यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल के अंदर जो है एक रिवर है टैगस रिवर, स्पेन और पुर्तगाल के अंदर टैगस रिवर है। और इसके अलावा आई थिंक सारे रिवर्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। ये वाला जो था ये थैम्स रिवर था जो कि इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, ये थैम्स रिवर है। और ये वाला राइन रिवर, ये एल्ब रिवर, ऑडर रिवर, वोल्गा रिवर और डॉन रिवर। इसके अलावा नाइपर रिवर, नाइपर रिवर के साथ नाइसर रिवर, नाइपर रिवर के साथ हमारे पास नाइस्टर रिवर आ गया, नाइस्टर रिवर। और डेन्यूब रिवर आ गया इधर से, डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर के अलावा फ्रांस में हमारे पास सीन रिवर आ जाता है, सीन रिवर के साथ दूसरा आ जाता है लॉरे रिवर। और तीसरा आ जाता है टैगस रिवर, टैगस रिवर के साथ नेक्स्ट जो यहाँ से जा रहा है ये पो रिवर है। और ये वाला जो रिवर है ये टाइबर रिवर है। और यहाँ पे एक रिवर है टैगस रिवर। तो ये रिवर्स कंप्लीट हो गए। और रिवर्स के साथ हमने यहाँ पे माउंटेन्स देखे हैं, इनकी लोकेशन ये याद करें कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं, कौन सी इसके इनके जो है सारी लोकेशन इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज़ हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साइड पे। तो आज इतना ही कर लेते हैं क्योंकि लेक्चर जो है वो 26 मिनट्स का हो चुका है। इसमें आप लोग बस मैप बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें। और ये जो कुछ मैंने आप लोगों को बताए हैं कैपिटल्स, जस्ट यही कैपिटल्स कर लें, सारे कैपिटल्स ना करें क्योंकि इतने ज़्यादा याद भी नहीं रहते और इम्पॉर्टेंट भी ज़्यादातर यही हैं। ये याद रखना है कि ये हमारे पास लेक्टनस्टीन जो सिटी है, लेक्टनस्टीन, ये डबल लैंड लॉक्ड है। ठीक है, पूरी दुनिया में 2 डबल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, एक लेक्टनस्टीन है और दूसरी जो है उज़्बेकिस्तान है, वो भी डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। जी आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।